आप दोनों को हमारे साथ चलना है। अपने हाथ उठाएं और मेरे आगे आगे चलें। सब इंस्पेक्टर का लहजा तौहीन आमेज हद तक नागवार था। मैंने उसे हल्का फुल्का सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो मुझे चेहरे और हाथों की झुर्रियों और झुलसी हुई रंगत से कोई बूढ़ा और कमजोर आदमी समझ रहा था, इसीलिए खासा गैर मोहतात था। वो मेरी कुर्सी के ऐन पीछे खड़ा था, मगर उसका साया सामने वाली दीवार पर पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे पर रखे और आहिस्ता से खड़ा हो गया। उठते हुए मैंने गैर महसूस तरीके पर कुर्सी भी चंद इंच ऊपर उठाई। फिर पीछे देखे बगैर वो कुर्सी मैंने पूरी कुव्वत से सब इंस्पेक्टर की तरफ उछाल दी। कुर्सी की पुश्त उसकी पेशानी पर लगी। मैं इतनी फुर्ती से पलटा कि कुर्सी जमीन पर गिरने से पहले ही उस पर किक रसीद कर दी। मेरी ये ज़रब ज्यादा शदीद थी। सब इंस्पेक्टर के मुंह से अजियतनाक कराह बुलंद हुई और वो लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। उसका रिवॉल्वर भी हाथ से गिर गया था। सब इंस्पेक्टर के एक मातहत ने हाजिर दिमागी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए मुझ पर फायर छौंक मारा। मैं फौरन ही फर्श पर गिर गया और सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर उठाकर कलाबाजी खा गया। उसके मातहत ने फिर फायर किया, मगर मैं दूसरी मर्तबा जल्दबाजी कर चुका था। इससे पहले कि वो तीसरा फायर करता, मैंने लेटे ही लेटे उस पर फायर कर दिया। गोली उसकी टोपी उड़ाती हुई गुजर गई। मैंने जानबूझकर उसे हलाक या जख्मी नहीं किया था। फिर मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, ये गोली तुम्हारी पेशानी में सुराख भी कर सकती थी। मेरा निशाना इतना कच्चा नहीं है। अपना रिवॉल्वर फेंक दो, वरना दूसरी गोली वाकई पेशानी पर पड़ेगी। उसने जल्दी से रिवॉल्वर फेंक दिया। हुक्म तो मैंने सिर्फ उसे दिया था, मगर उसके बकिया दोनों साथियों ने भी अपने रिवॉल्वर फेंक दिए। बाहर भागते हुए कदमों की आवाजें आ रही थीं। जाहिर है फायरिंग की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजी होगी। मैंने गार्ड को हुक्म दिया, दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दो। उसने फौरन दरवाजा अंदर से बोल्ट कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़कर चेहरे पर चटाक से थप्पड़ रसीद कर दिया। सेक्रेटरी साहब बौखलाकर बोले, ये सब क्या हो रहा है? इससे कबल भी वो कुछ बोलते रहे थे, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, क्योंकि मैं पूरी तरह फायरिंग करने वाले गार्ड की तरफ मुतवज्जे था। मैंने उसके मुंह पर दूसरा हाथ रसीद करते हुए कहा, किसी पर हथियार उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लिया करो कि तुम इसे इस्तेमाल भी कर सकोगे या नहीं, या वो तुम पर ही इस्तेमाल होगा। मिलिट्री अटैची साहब ने हरगिज ये नहीं कहा होगा कि तुम हमें गन पॉइंट पर उनके पास ले जाओ। वो लड़खड़ा कर फिर दीवार से टकराया और सहमे हुए लहजे में बोला, सॉरी सर, मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई कामरान हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दूं, मगर बाहर से मुसलसल दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थीं। दरवाजा खोलें, आप खैरियत से तो हैं? क्या कमरे में डाकू घुस आए हैं या इंडियन इंटेलिजेंस ने छापा मारा है? मैंने कहा, उन लोगों से कहें कि परेशानी की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने गलती से फायर कर दिया था। सब खैरियत है। वैसे आने वाले कमरे में ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब का मुखड़ा इस वक्त किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। उन्हें बाहर से टाल दें। सेक्रेटरी साहब ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम बाथरूम में चले जाओ। फिर वो दूसरे लोगों से मुखातिब हुए, बोले, तुम लोग अपने रिवॉल्वर उठाकर जेबों में रखो और दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मुझे उस सिक्योरिटी ऑफिसर का चेहरा दिखाई दिया जो मुझे मेन गेट पर मिला था। सेक्रेटरी साहब ने दुरुस्त लहजे में पूछा, क्या बात है? वो बोला, सर वो हमने अभी जहां फायरिंग की आवाज़ सुनी है, हम समझे कि। वो हाथ उठाकर सख्त लहजे में बोले, बस करो, कोई क़यामत नहीं आई है यहाँ। ये हंगामा आराई बंद करो और यहाँ से जाओ। मेरे गार्ड से गलत फहमी में फायरिंग हो गई है और कुछ नहीं हुआ यहाँ। सिक्योरिटी अफसर ने मुअद्दब लहजे में कहा, ओके सर, और उल्टे कदमों पलट गया। बाकी लोग भी एक एक करके वहां से चले गए। मुझे तैमूर और विजय की फिक्र थी। फायरिंग की आवाज़ उन्होंने भी सुनी होगी और अब अंदर आने को बेचैन होंगे। मैंने आहिस्ता से कांता के कान में सरगोशी की। कहा, तुम बाहर जाकर तैमूर और विजय को बता दो कि सब खैरियत है। फिर मैं बुलंद आवाज़ में बोला, मरियम जरा बाहर जाकर देखो, फायरिंग की आवाज़ ड्राइवर ने भी सुनी होगी। उसे मुतमईन करके आओ कि ऐसी कोई बात नहीं। एक गार्ड ने जल्दी से कहा, मैं जाता हूँ। मैंने उसे झिड़क दिया, कहा, तुम अपने काम से काम रखो। मरियम, तुम जाते हुए गेट पर मौजूद चौकीदार को बताकर जाना, क्योंकि तुम अभी दोबारा वापस आओगी। कांता फौरन उठ खड़ी हुई। सेक्रेटरी साहब ने इंटरकॉम उठाया और कोई नंबर दबाकर बोले, खालिद, ये मिसेज अब्दुर्रहमान गेट की तरफ आ रही हैं। ये बाहर जाएंगी और वापस भी आएंगी। इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। वो हंसकर मुझसे बोले, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इंटरकॉम मौजूद था तो मैं दौड़ा हुआ खुद एमए साहब के पास क्यों गया। वहाँ वाकई हाई ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी। मैं तो आपकी वजह से मीटिंग छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। फिर वो बुलंद आवाज में बोले, अब बाहर आ जाओ। वो शायद सब इंस्पेक्टर से मुखातिब थे जो बाथरूम में था। दूसरे ही लम्हे वो बाहर आ गया। इस दौरान में उसने मुंह धोकर किसी हद तक अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, आइए सर। मैंने कहा, कुछ देर ठहर जाओ, मेरी बीवी जरा बाहर गई है, वो आ जाए तो चलते हैं। उसी वक्त कांता वापस आ गई। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और सेक्रेटरी साहब से बोला,
मेरी वजह से आपको जो ज़हनी अजियत पहुंची है उसकी माजरत चाहता हूं, मगर मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे 2-2 टके के आदमी मुझ पर हथियार उठाएं। फिर मैं इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, मेरी बात अब गौर से सुन लो। मिलिट्री अटैची साहब के ऑफिस में घुसने की कोशिश मत करना। वहां तुमने किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो जान से जाओगे। मैं तो यूं भी अपनी जान हथेली पर लिए फिरता हूं। चलो अब चलें। मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरने के बाद वो इमारत के एक मखसूस हिस्से में दाखिल हुआ। वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ज़्यादा सख्त था। उस हिस्से में गालिबन हाई कमीशन के आला अफसरान बैठते थे। सब इंस्पेक्टर को मेरे साथ देखकर वहाँ मौजूद ऑफिसर ने हमें ज़्यादा परेशान नहीं किया। जब उसे ये मालूम हुआ कि हम एमए साहब के मेहमान हैं तो वो सरापा आजिज़ी और इनकिसार का नमूना बन गया। मिलिट्री अटैची से मेरी मुलाकात इससे कबल भी हो चुकी थी। वो मुझे देख कर खड़ा हो गया और गौर से देखता हुआ बोला, वेलकम मिस्टर कामरान, आपने अच्छा मेकअप किया है। मैंने हंसकर कहा, ये तो बहुत मामूली सा काम है सर, मगर मुझे आपसे एक शिकायत है। उन्होंने चौंक कर पूछा, कैसी शिकायत? मैंने कहा, एक तो आपने मुझे इतने पुरस्कार तरीके से यहाँ बुलाया है, दूसरे ये कि यहाँ आपके सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझ पर हथियार उठा लिए और गन पॉइंट पर यहाँ लाने की कोशिश की। वो बोले, ये कैसे हो सकता है? मैंने लतीफ़ को भेजा था कि वो तुम्हें यहाँ तक ले आए ताकि रास्ते में मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ तुम्हें परेशान न करे। मैंने कहा, वो तो 4 आदमियों समेत वहाँ पहुँचा था, उन सब के हाथों में रिवॉल्वर थे। अगर मैं तहम्मुल से काम न लेता तो आपके आदमी मेरे हाथों मारे जाते या मुमकिन है मैं मारा जाता। वो बोले, मैं अभी लतीफ़ से पूछता हूँ कि ये क्या हरकत है। मैंने कहा, रहने दें, मैंने खुद उसे सबक सिखा दिया है, आप मतलब की बात करें। उन्होंने तौसीफी अंदाज में कहा, गुड, मुझे वक्त ज़ाया न करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोले, पहले इसे पढ़ लें। वो CMLA की तरफ से खत था जिसमें लिखा था कि कामरान को ढूंढ कर फौरन पाकिस्तान भेजो, आजकल यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। उसके पिछले तमाम केस खत्म कर दिए गए हैं और अब वो एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह पाकिस्तान आ सकता है। खत पढ़कर मैंने MA साहब की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर एक पासपोर्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें तस्वीर तो मेरी ही थी, मगर वो किसी शमसुद्दीन का पासपोर्ट था जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आया था। पासपोर्ट के साथ कौमी एयरलाइन का दिल्ली से कराची तक का एक टिकट भी था, उस पर शमसुद्दीन लिखा था। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है सर, मगर मेरे हाल पर इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? वो बोले, गुज़श्ता हुकूमत ने बेशुमार मुहिब्बे वतन और मुल्क के हमदर्दों को गद्दार और दहशतगर्द साबित करके उन पर झूठे मुकदमात कायम कर दिए थे। तुम्हारे मुहिब्बे वतन होने का सबसे बड़ा सबूत तो वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स हैं जो तुमने यहाँ किसी शख्स से छीनी हैं। वो इतनी अहम दस्तावेजात हैं कि कोई भी इस्लाम दुश्मन मुल्क, खास तौर पर इसराइल, तुम्हें उसके मुंह मांगे दाम दे सकता था। CMLA साहब तुम्हारे इस जज्बे से मुतासिर हैं और तुमसे कोई और काम लेना चाहते हैं। तुम कल बल्कि आज पाकिस्तान रवाना हो जाओ। वो बहुत बेचैनी से तुम्हारे मुंतजर हैं। तुम चाहोगे तो तुम्हारी सीट भी आज ही कंफर्म हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं सर, आज तो मैं मूव नहीं कर सकूंगा, कल इंशाल्लाह रवाना हो जाऊंगा। आप कल की सीट कंफर्म करवा दें। MA साहब मुस्कुराकर बोले, और तुम्हारी वो अमरीकी दोस्त, वो भी जाएगी क्या? मैंने कहा, वो मर्जी की मालिक है, मूड होगा तो अभी चल देगी, मूड नहीं होगा तो मजीद 1 माह यहीं क़याम करेगी। उसने कांता की तरफ इशारा किया। बोले, और ये? मैंने कहा, ये भी मेरी दोस्त है कांता। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा फेवर चाहूँगा। कांता इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है, इसके वालिदैन नहीं हैं, न कोई भाई बहन है। एक चचा है, वो भी इसकी जायदाद हड़प करना चाहता है। ये फौरी तौर पर अपनी तमाम जायदाद बेचकर बैरून मुल्क जाना चाहती है। अगर मुमकिन हो तो इसकी कुछ हेल्प कर दें। MA साहब ने कहा, श्योर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन्हें लुक आफ्टर कर सकें। मैंने कहा, थैंक यू सर। तो मैं पाकिस्तान जाकर किससे मुलाकात करूं? बोले, इस्लामाबाद में कर्नल ZA मलिक साहब हैं, मैं उनका एड्रेस आपको देता हूं, वो खुद ही आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर देंगे CMLA से। मैंने कहा, ठीक है सर, फिर मुझे इजाज़त दें। हाँ, कांता उसी होटल में मुकीम है जिसमें आपका बंदा मेरी तलाश में पहुंचा था। उन्होंने पासपोर्ट एक लिफाफे में डालते हुए कहा, ओके मिस्टर कामरान, सी यू अगेन इंशाल्लाह। उन्होंने मुझसे पुरतपाक अंदाज में मुसाफा किया, फिर बोले, मैं आपको फ़ोन पर ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपकी फ़्लाइट किस वक्त है। फिर वो हमें सी ऑफ करने ऑफिस के बाहर तक आया। कॉरिडोर में वही सब इंस्पेक्टर मौजूद था। MA ने उसे हुक्म दिया कि हमें मेन गेट तक छोड़ कर आए। मैं और कांता हाई कमीशन की इमारत से बाहर निकले तो मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फौजी इनकलाब के बाद गोया मेरी जिंदगी में भी इनकलाब आ चुका था। CMLA ने मेरे गुज़श्ता तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए थे। ये शायद उन खिदमात का सिला था जो मैंने अब तक बेगरज होकर मुल्क के लिए सरअंजाम दी थी। मेरा जहन हवाओं में परवाज कर रहा था और दिल चाह रहा था कि यहीं सरेआम दीवाना वार रक्स शुरू कर दूं। कांता अलबत्ता खासी बुझी बुझी थी। मैं समझ रहा था कि वो मेरी जुदाई की वजह से निढाल है, मगर मैंने उसके बावजूद उससे पूछा, क्या बात है कांता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कांता रो देने वाले अंदाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम्हें वतन वापसी मुबारक हो। मैंने कहा दिल छोटा मत करो, चंद ही दिनों की तो बात है, फिर तुम मेरे पास होगी। मैंने इशारे से एक टैक्सी को रोका और उससे होटल चलने को कहा। टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने तैमूर और विजय को देख लिया था। हम टैक्सी में बैठे तो उनकी गाड़ी भी हरकत में आ गई। होटल पहुंचने तक कांता ने कई बार कुछ कहना चाहा, मगर मैंने हर मर्तबा उसे इशारे से खामोश कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में वो बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दे, क्योंकि उसकी कैफियत कुछ ऐसी ही हो रही थी। होटल पहुंचकर मैं ग्लोरिया के पास जाने की बजाय अपने कमरे में चला गया ताकि कांता को तसल्ली दे सकूं। मैंने कहा, कांता प्लीज अपनी ये रोनी सूरत लेकर मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है या खुद पर? उसने कहा, बात एतमाद की नहीं है बल्कि इख्तियार की है। हालात पे तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैंने कहा, यहाँ विजय तुम्हारे साथ होगा। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इंडिया में मौजूद नहीं हूँ। जो ही तुम्हारी जायदाद का सौदा हुआ तुम भी पाकिस्तान चली आना। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उधर मुतवज्जे हो गया। यस कम इन। दूसरे ही लम्हे विजय और तैमूर कमरे में दाखिल हुए। मैंने उन दोनों को मुख्तसरन अब तक की रुएदाद सुना दी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तैमूर ने पूछा, फिर तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो? मैंने हंसकर कहा, मैं नहीं बल्कि हम जा रहे हैं। फिर उससे कहा, जरा ग्लोरिया को भी बुला लो। तैमूर ने कहा, वो अपने कमरे में नहीं है। मैं चौंक उठा, कहा, वो कहाँ जा सकती है? तैमूर बोला, वो अपनी मर्जी की मालिक है, कहीं भी जा सकती है। मैंने कहा, हाँ विजय, तुम कांता के साथ यहीं रुकोगे, इसकी जायदाद के लिए गाहक तलाश करोगे। ये काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, मुमकिन है वहाँ फौरी नौयत का कोई काम ना हो तो मैं 10-15 रोज बाद फिर यहाँ का एक चक्कर लगा लूँ। बहरहाल कांता की हिफाजत अब तुम्हारे जिम्मे है। यहाँ तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम उनसे भी मदद ले सकते हो। पाकिस्तान पहुंचते ही तुम्हें अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दूंगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर तुम मुझसे राब्ता कर लेना, और अगर मैं न मिलूं तो तुम। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि ग्लोरिया आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था और आंखों में गोया खून उतरा हुआ था। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। क्या बात है ग्लोरिया? बोली, तुम अपने चक्करों में उस एजेंट को भूल गए? क्या नाम था उस हरामजादे का? मैंने कहा, नाम पर लानत भेजो, तुम ये बताओ हुआ क्या है? बोली, मैं अभी यूं ही जरा चहलकदमी के लिए बाहर गई थी। वापसी पर उसके आदमियों ने मुझे घेरने की कोशिश क्या बल्कि घेर ही लिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन दोनों को मेरे बारे में ज्यादा ब्रीफ नहीं किया गया था, इसलिए वो मुझे भी आम लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने बता भी दिया कि हमसे बचना बहुत ही मुश्किल है। हमसे सिर्फ वही आदमी बच सकता है जो जमीन में दफन हो। अब मैं उन दोनों की लाशें उनकी गाड़ी में छोड़कर आई हूँ। उस हरामजादे से तो मैं निमट लूंगी। मैंने कहा, अगर वो हरामजादा हमारे पीछे पाकिस्तान आया तो उसे जिंदा लौटना नसीब नहीं होगा। हम कल वापस जा रहे हैं। फिर मैंने उसे भी तफसील से सारी बात बता दी। ग्लोरिया ने कहा, वो समझेगा हम उसके खौफ से फरार हो गए। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा है। वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर हमारे पीछे वहां पहुंचेगा और मारा जाएगा। तैमूर ने ग्लोरिया से कहा, तुम अपना सामान समेटो, मैं भी पैकिंग कर लूं। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। हमारे पास था ही क्या जो हम पैक करते? हम तो बंजारों की जिंदगी गुजार रहे थे। हर दफा हम लोग जरूरत के लिए नया सामान खरीदते और फिर उसे कहीं ना कहीं मजबूरन छोड़ना पड़ जाता। हाँ, असलहा और कांता का बक्स अलबत्ता हर जगह हमारे साथ होता था। विजय और तैमूर अपने कमरे में चले गए। ग्लोरिया भी फ्रेश होने के लिए उठ गई तो कांता पर एक बार फिर मायूसी का दौरा पड़ा। फिर उसे कुछ ख्याल आया और वो अपना सफूफ और जड़ी बूटियों वाला सूटकेस उठा लाई। बोली, तुम्हें इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ये सब तुम ले जाओ। मुझे इन जड़ी बूटियों के नाम ज़बानी याद हैं, मैं फिर बना लूंगी। फिर उसने पैड और कलम मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं बोलती हूँ तुम लिखते जाओ। हर शीशी और हर पैकेट पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से तुम्हें लिखवा रही हूँ। फिर उसने एक एक सफूफ और अर्क के बारे में लिखवाया। इन अर्कियात और सफूफ में नज़ले ज़ुकाम से लेकर खतरनाक बीमारियों तक हर बीमारी के अर्क और सफूफ शामिल थे। वो लिस्ट इतनी तवील थी कि दवा की खुसूसियात और आफ्टर इफेक्ट्स और डोज लिखने में होटल के तकरीबन 4 पैड भर गए। जब दोपहर के 3:30 बजे तक मैं कमरे से बरामद न हुआ तो ग्लोरिया खुद ही कमरे में चली आई। मुझे मसरूफ देखकर वो भी मेरे साथ ही बैठ गई और उन जड़ी बूटियों और अर्कियात की तफसील सुनने लगी जो कांता ग्लोरिया की वजह से इंग्लिश में बता रही थी। आखिर में कांता ने मुझे वो सफूफ दिया जिसे जोगी बाबा ने खोलते पानी में डालकर मेरे हाथ उसमें डलवाए थे। उसके साथ ही शीशी में एक मरहम था जो उसके फौरन बाद हाथों में लगाने के लिए था। कांता बोली, इस सफूफ की जरूरत तुम्हें अभी तो नहीं पड़ेगी, हाँ 12-14 बरस के बाद शायद पड़ जाए, इसलिए एहतियातन रख लो। मैंने कहा, तुम तो यूं कह रही हो जैसे अब मुलाकात ही नहीं होगी। मैंने हंसकर फजा के बोझलपन को दूर करने की कोशिश की। कांता ने ठंडा सांस लेकर कहा, अरे कामरान, जिंदगी का क्या भरोसा। मैंने कहा, कहती तो तुम ठीक हो। मेरी जिंदगी जिस ढब से गुजर रही है उसमें वाकई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
न जाने कब किसकी गोली मुझे चाट जाए। कांता की आंखों में आंसू आ गए। बोली, ऐसी बातें मत करो कामरान। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, चलो नहीं करते, फिर कैसी बातें करें। कांता ने ठंडा सांस लेकर कहा, ऐसी खुशगवार जिनके सहारे मैं जुदाई की ये घड़ियां गुजार सकूं। उसने ये जुमला उर्दू में कहा था। फिर वो ग्लोरिया से मुखातिब हुई, ग्लोरिया, कामरान का ख्याल रखना, ये बहुत बेपरवाह है, इससे कोई तकलीफ मत होने देना। इतना कहकर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसकी बातों से ग्लोरिया भी मुतासिर हो गई और भर्राई हुई आवाज में बोली, मैं सिर्फ खाने के लिए पूछने आई थी, तुम जी भर कर कामरान से बातें करो। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं कामरान पर आंच आने नहीं दूंगी। उसका लहजा अटल था। ग्लोरिया उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, खाना रूम सर्विस से मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। वो उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, यस कम इन। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और 3 आदमी अंदर आ गए। मैंने उठने की कोशिश की तो उनमें से एक बोला, डोंट मूव। फिर वो ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, तुम क्या खुद को बहुत सुपरमैन समझती हो? अगर तुम्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर न होते तो हम अब तक तुम्हारी लाश किसी कूड़े के ढेर पर फेंक चुके होते। ग्लोरिया ने सर्द और शफाक लहजे में कहा, फिर तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ लेते, कोशिश करके देख लो। वैसे मुझे कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वो बोले, इस खुशफहमी में मत रहना कि हम तुम्हें जख्मी भी नहीं करेंगे, हम तुम्हें हमेशा के लिए माजूर भी कर सकते हैं। ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तो फिर कर दो, इंतजार किस बात का है? उसने मेरी तरफ इशारा किया, बोला, और हाँ, अपने इस सूरमा को संभाल कर रखना, इसे हम बेदरेख गोलियां मार देंगे। मैं इस दौरान में बगौर उनका जायजा ले रहा था। वो तीनों सफेद फाम थे। उनमें से 2 कद काट से जर्मन लग रहे थे। तीसरा जो ग्लोरिया से मुखातिब था, गुफ्तगू और हरकत और सकनात से अमेरिकन लग रहा था। वो तीनों ही मजबूत जिस्मों और दराज कद के मालिक थे और तीनों के हाथों में माउजर दिखाई दे रहे थे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नाजुक अंदाम और कमजोर लड़की को पकड़ने के लिए 3 आदमी मुसल्लह होकर आए हो। उसने मुझे झिड़क दिया, तुम बीच में मत बोलो। मैंने कहा, अगर तुम एक एक करके इसे पकड़ने या जख्मी करने की कोशिश करोगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अमेरिकन तंजिया लहजे में बोला, तो फिर पहले तुम ही को रास्ते से हटा दें। मैंने कहा, चलो मुझे ये भी गवारा है, मगर शर्त वही है कि एक वक्त में 1 आदमी। वो बोला, हम तुम्हारी शर्तें पूरी करने नहीं आए। फिर वो झुंझलाकर बोला, मुझसे यही तो हिमाकत हुई कि अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं किया, वरना। मैंने उसे इश्तियाल दिलाने के लिए कहा, कैसे गैंगस्टर हो तुम तीनों तो खाली हाथों से भी मुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ सकते हो। अमेरिकन तज़ीक आमेज अंदाज में बोला, ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी बातों में आकर अपने रिवॉल्वर जेबों में रख लें ताकि ग्लोरिया हमें मार्शल आर्ट्स के जरिए जेर कर ले? मैंने फिर तंज किया, कहा, ग्लोरिया से इतने खौफजदा हो तो यहाँ आए ही क्यों हो? वो बोले, हम इसकी सलाहियतों के मोतरफ हैं। एक जमाने में ये तंजीम के बड़ों में शुमार होती थी। उस मकाम तक कोई मामूली आदमी तो पहुंच ही नहीं सकता। कांता ने अचानक पानी का जग उठाकर अमेरिकन के चेहरे पर दे मारा। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। मैंने बैठे ही बैठे जस्त लगाई और उसके दूसरे साथी को छाप लिया। माउजर तो पहले ही उसके हाथ से गिर चुका था। रही सही कसर भरपूर लात ने पूरी कर दी। मेरा शिकार तो मेरा एक वार भी बर्दाश्त न कर सका और दीवार से ऐसा टकराया कि फिर गिरता ही गया। तीसरे आदमी पर ग्लोरिया झपटी। उसका माउजर वाला हाथ ग्लोरिया के कब्जे में था, मगर वो आदमी जानदार था, इसलिए ग्लोरिया के काबू में नहीं आ रहा था। उसने बाएं हाथ से ग्लोरिया के बाल पकड़े और जोरदार झटका दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर मैं जानबूझकर मुदाखलत नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन भी तंजिया अंदाज में वो मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में सोच भी रहा होगा कि बड़े बड़े दावे करने वाली मैडम मेरे एक मामूली आदमी के हाथों पिट रही हैं। ग्लोरिया का दायां हाथ आजाद था। उसने अचानक अपने उस हाथ से अपने शिकार के पेट में जोरदार पंच मारा, फिर घुटने से पेट पर हमला किया। वो घुटने की जरब से निढाल था कि ग्लोरिया ने उसके सीने के बाल मुट्ठी में जकड़कर इतना जोरदार झटका दिया कि बालों का गुच्छा उसके हाथों में आ गया। बालों के साथ साथ उसकी खाल भी उधड़ गई। तीसरा वार ग्लोरिया ने उसकी कनपटी पर किया, मगर हाथ हल्का रखा। वो दीवार से टकराया तो ग्लोरिया ने झपट कर रिवॉल्वर उससे छीन लिया। रिवॉल्वर एक तरफ उछाल कर ग्लोरिया ने उछलकर उसके पेट पर फ्लाइंग किक मारी, फिर दूसरी लात सीने और तीसरी लात मुंह पर मारने के बाद कलाबाजी खाकर जमीन पर आ गई। उसका ये अंदाज पहली दफा देखा था। वो अपने शिकार के जिस्म पर यूं लातें मार रही थी जैसे कोई पांव दबाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे। मैंने सोचा कि इस दाव की प्रैक्टिस तो मैं भी करूंगा। अमेरिकन की आंखें भी हैरत से फटी हुई थी। अपने शिकार को बेहोश करने के बाद वो अमेरिकन की तरफ बढ़ी और मुझसे बोली, कामरान तुम जरा एक तरफ हट जाओ, मैं इसकी बदमाशी भी निकाल दूं। फिर वो लंबे तड़ंगे अमेरिकन से मुखातिब हुई, हाँ तो तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे, हिम्मत है तो अब भी पकड़ लो। मैं भी खाली हाथ हूं और तुम भी निहत्ते हो।